गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th अकाउंट्स में आज अपन बेसिक टर्म्स में एक और टर्म पढ़ेंगे, सेल्स। अब तक हम लोगों ने 4 टर्म्स डिस्कस कर ली हैं। ठीक है जी, बेसिक टर्म्स में हमने 4 टर्म्स डिस्कस कर लिया और आज हम 5वीं टर्म डिस्कस करेंगे, सेल्स। उसको डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि वही बात कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपना जो कंटेंट है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए जी डिस्कस करते हैं सेल्स को। सेल्स अगर जनरल सेंस में बोला जाए तो सेल्स का मतलब है कि जिस चीज में बिजनेसमैन डील करता है, जिस चीज में बिजनेसमैन डील करता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है जी, XYZ कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे कि परचेज के समय बताया था, जिस चीज में डील करता है उसको खरीद के लाता है तो उसे परचेज बोलते थे। तो जैसे मोबाइल फोन वाले डीलर का मैंने एग्जांपल दिया था परचेजेस के समय कि अगर मोबाइल फोन का डीलर मोबाइल फोन परचेज करके लाया है तो उसे वो टर्म देगा परचेजेस। ठीक है जी, मोबाइल फोन का डीलर मोबाइल फोन परचेज करके लाएगा तो उसे बोलेगा परचेजेस। और अगर वही डीलर उन्हीं मोबाइल फोन्स को आगे बेचेगा, जो कि उसको करना है क्योंकि मोबाइल फोन वो इतने सारे लाया ही बेचने के लिए था, तो जब वो उनको बेचेगा तो उनके लिए वो टर्म यूज करेगा सेल्स। जो प्रोडक्ट डील किया जाता है बिजनेसमैन के थ्रू, जिस प्रोडक्ट में वो डील करता है उसको जब खरीद के लाता है तो उसे परचेज बोलता है और उसी को आगे जब बेचेगा तो उसे टर्म यूज करेगा सेल्स। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे विक्रय। तो जी जरा ध्यान देते हैं कुछ काम की बातों पर जो कि सेल्स से रिलेटेड है। सबसे पहली बात है, सेल्स रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व, हिंदी में बोलेंगे मालिकाना हक ट्रांसफर हो जाएगा किसी दूसरे के पास। अगर डीलर मोबाइल फोन खरीद करके लेकर के आया है तो ओनर कौन बन गया? डीलर बन गया। डीलर मोबाइल फोन जितने भी वो खरीद के लाया उनका मालिक बन गया। अब जैसे ही वो उनको आगे बेचेगा तो ओनरशिप, अभी मालिक वो खुद था, जैसे ही मोबाइल फोन वो बेचेगा तो मालिक जो खरीदने वाला है वो बन जाएगा। ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी सेलर से परचेजर पे। ठीक है जी, तो अब तक सेलर जो था वो था ओनर और अब जो परचेजर है वो ओनर बन जाएगा। तो ओनरशिप का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। अगर ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हुआ तो ये सेल्स नहीं मानी जाएगी। ओनरशिप का ट्रांसफर होने का मतलब है अब तक मोबाइल फोन के रख रखाव की जिम्मेदारी, उनको चोरी से बचाना, उनको आग से बचाना, किसी भी तरह के लॉस से बचाने की जिम्मेदारी सेलर की थी। बट एक बार ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो अब ये सारी जिम्मेदारी परचेजर की। परचेजर ने मोबाइल फोन खरीदा और उसके बाद वो दुकान से बाहर गया और मोबाइल फोन चोरी हो गया या गिरने की वजह से टूट गया, तो ऐसे में सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी क्योंकि उसने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है। अब जिम्मेदारी सारी परचेजर की थी तो रिस्क भी सारा परचेजर का था। जिसने मोबाइल फोन खरीदा है सारी रिस्क जो है अब उसके ऊपर ट्रांसफर हो चुकी है। तो सेल्स में सबसे मेन बात यह है कि ओनरशिप का ट्रांसफर होना जरूरी है। अगर मान के चलिए कि आप किसी मोबाइल फोन की दुकान पर मोबाइल फोन देखने के लिए गए, आपने मोबाइल फोन को देखा, आपको पसंद नहीं आया, आपने ओनर को वापस दे दिया और ओनर उसे वापस अपने शोकेस में रख रहा था और उससे वो मोबाइल फोन गिर करके टूट गया। तो ऐसी सिचुएशन में आपने तो मोबाइल परचेज किया ही नहीं था, रिस्क किसकी थी? सेलर की थी। तो रिस्क जो लॉस जो हुआ है डिस्ट्रक्शन की वजह से, डैमेज जो हो गया मोबाइल फोन, उसका रिस्क भी कौन बियर करेगा? सेलर ही बियर करेगा, परचेजर बियर नहीं करेगा क्योंकि परचेजर तो वो बना ही नहीं, खरीदा ही नहीं मोबाइल फोन। तो जी ध्यान दीजिएगा, सेल्स में सबसे काम की बात है कि ओनरशिप का ट्रांसफर होना जरूरी है। ओनरशिप का ट्रांसफर होने का मतलब है सारे रिस्क भी ट्रांसफर हो गए खरीदने वाले के पास। तो सेल्स रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स। गुड्स की ओनरशिप हम ट्रांसफर करने हैं, ठीक है जी, तभी हम सेल्स वर्ड यूज करेंगे। किसी दूसरी चीज के लिए हम सेल्स वर्ड यूज नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अपने उस प्रोडक्ट के लिए सेल्स वर्ड यूज करेंगे जिसमें हम डील करते हैं। ठीक है, गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वन पर्सन कौन है? सेलर है। सेलर जो है किसी दूसरे पर्सन को गुड्स को सेल कर रहा है, किस लिए? फॉर अ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब शायद पिछली क्लासेस में भी बताया होगा, प्रतिफल, कुछ के बदले कुछ। सेलर दे रहा है मोबाइल फोन और बदले में लेगा पैसे। ठीक है, पैसे ले सकता है या पैसे के अलावा भी कोई और चीज भी ले सकता है, मनी इज वर्थ।
ठीक है, उसकी वैल्यू मोबाइल फ़ोन के बराबर ही होनी चाहिए। लेना चाहे तो ले सकता है, वैसे जनरली सारी ट्रेडिंग जो होती है वो कैश में ही होती है, मनी में ही होती है। ठीक है जी, अगली बात कहते हैं कि 3 कंडीशंस का आपको ध्यान रखना होता है सेल्स में। क्या क्या? सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का ट्रांसफर, आपको पहले बताया कि ओनरशिप का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है सेल्स में। दूसरी बात, ओनरशिप किस चीज की होनी चाहिए थी? गुड्स की। गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर की है, ओनरशिप तो ट्रांसफर की है, बट किस चीज की ओनरशिप? गुड्स की ट्रांसफर की है। अगर मान के चलिए मोबाइल फोन का जो डीलर है उसने अपना जो वैन है या टेम्पो है वो बेचा है किसी और को, तो ये सेल्स नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो मोबाइल फोन का डीलर है, ना कि वो मोटर वैन का डीलर है। ठीक है जी, मोटर वैन या टेम्पो का डीलर नहीं है वो मोबाइल फोन्स का डीलर है। तो गुड्स का ट्रांसफर होना जरूरी है। ठीक है, गुड्स पिछली क्लासेस में आपको बताया ही था कि जिस चीज में बिजनेसमैन डील करता है उसको हम गुड्स कहते हैं। तो जी पहली बात तो ओनरशिप ट्रांसफर होनी जरूरी है। ओनरशिप किस चीज की? गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होनी जरूरी है और किसी चीज की नहीं। तीसरी बात, कंसीडरेशन होना जरूरी है, प्रतिफल, बदले में सेलर को कुछ मिलना जरूरी है, मनी या मनीज वर्थ। ठीक है जी, मस्ट बी गिवन बाय 1% टू अनदर। चलिए, तो 3 कंडीशंस का ध्यान रखिएगा। ओनरशिप का ट्रांसफर होना जरूरी है, ओनरशिप गुड्स में होनी चाहिए, और तीसरा कंसीडरेशन होना चाहिए, प्रतिफल होना जरूरी है। नेक्स्ट कहते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में क्या होता है, जैसे कि ऊपर बताया, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में रिस्क ऑफ लॉस और रिवॉर्ड, ठीक है जी, सब ट्रांसफर हो जाते हैं। देखिए, जब ओनर ने माल बेचा, डीलर ने माल बेचा जो कि ओनर था, तो जैसे ही उसने माल बेचा तो ओनर वो था, अब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई खरीदने वाले के पास। अब उस प्रोडक्ट के ऊपर जितना भी रिस्क है वो भी ट्रांसफर हो गया, और कोई रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड भी मतलब अगर कोई फायदा होने वाला है उस प्रोडक्ट से तो वो भी अब उस परचेजर का ही होगा। भाई मान के चलिए कि आप दुकान से मोबाइल फोन लेकर के निकले, और वो मोबाइल फोन जो है वो उस दुकान में वो लास्ट मॉडल ही बचा हुआ था। ठीक है, आप दुकान से लेकर के निकले वो मोबाइल फोन 30,000 रुपए में। इतने ही आप लेकर के निकल रहे थे, दुकान में एक और कस्टमर आया जो कि दुकानदार से, सेलर से कहता है कि मुझे इस मॉडल का मोबाइल फोन चाहिए। ठीक है, अब सेलर क्या कहेगा, मेरे पास तो मोबाइल फोन जो लास्ट था वो स्टॉक कंप्लीट हो गया, बिक चुका है। ठीक है, तो जो कस्टमर नया आया वो कह रहा है मुझे आप वो चाहे 40,000 में दे दो, बट मुझे वही मॉडल चाहिए। ठीक है, मान के चलिए उसका वही फेवरेट मॉडल है, उसे वही चाहिए, तो वो 30,000 की बजाय 40,000 भी देने को तैयार हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो खरीद करके लेकर के गया है, अगर वो इनकी बात सुन लेता है और वो बेचने को तैयार है, तो 30 के बदले में जो 40,000 मिलेंगे वो उस पर्सन को मिलेंगे जिसने मोबाइल फोन खरीद लिया है। अब सेलर को नहीं मिलेंगे, दुकानदार को नहीं मिलेंगे, क्योंकि दुकानदार अब सेलर है ही नहीं। अब सेलर कौन है? वो व्यक्ति जिसने मोबाइल फोन 30,000 में खरीद लिया था। अब वो उसे अगर 40 में बेचेगा दूसरे को, तो जो भी रिवॉर्ड आ रहा है 10,000 का वो उसी का ही है, किसी और का नहीं है। बट हाँ, अगर मोबाइल फोन बाहर निकलते ही गिर करके टूट जाता है या चोरी हो जाता है, तो रिस्क भी उसी का होगा जिसने खरीदा। तो सारे रिस्क और सारे रिवॉर्ड ओनरशिप के साथ ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ownership of goods is transferred when the risk of loss and reward relating to the such goods are transferred। किसी भी तरह का रिस्क या किसी भी तरह का रिवॉर्ड जो फ्यूचर में होगा वो सभी अब परचेजर पे ट्रांसफर हो गए, अब सेलर का उनसे कोई लेना देना नहीं है। चलिए जी, आगे की बात करते हैं। एग्जाम्पल दिया है, मिस्टर एक्स जो है बायज वन मोबाइल फोन फ्रॉम मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने एक मोबाइल फोन खरीदा मिस्टर वाई से। When Mr. X comes out of Y's shop, Mr. X जब Y की दुकान से बाहर निकले, somebody stole the mobile phone, किसी ने Mr. X का मोबाइल फोन जो है वो चुरा लिया। In this case, the loss of mobile phone due to theft is borne by Mr. X and not by Mr. Y। अब ऐसी सिचुएशन में रिस्क तो ट्रांसफर हो गया था, मिस्टर वाई ने बेचा और मिस्टर एक्स ने खरीदा, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, तो रिस्क भी ट्रांसफर हो गए। अब मिस्टर एक्स का मोबाइल फोन बाहर जाके चोरी हो गया, तो इसमें मिस्टर वाई की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है जी, तो सारा रिस्क जो है अब मिस्टर एक्स का है, तो लॉस भी कौन बियर करेगा? मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई नहीं।
However, if the same mobile phone is stolen when it is kept in the display of Mr. Y's mobile shop, then Mr. Y shall bear the loss. अगर मान के चलिए मिस्टर वाई की दुकान में ही रखा हुआ था मोबाइल डिस्प्ले में, और वहां से कोई चोर आकर के उसे चुरा करके ले गया। कई कस्टमर्स के फॉर्म में चोर जाते हैं दुकानों में, और वहां से जब देखते हैं कि बिजनेसमैन इधर उधर बिजी हो गया है तो वो चुरा लेते हैं। आजकल तो सीसीटीवी वगैरह लगे हुए हैं, उसमें रिकॉर्ड हो ही जाता है, बट आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में सेलर ने गुड्स को बेचा तो था ही नहीं, तो ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं, तो ओनर अभी भी कौन है? डीलर ही है। तो लॉस जो बियर करेगा वो डीलर ही बियर करेगा। आगे कहते हैं सेल ऑफ प्रॉपर्टीज अदर देन गुड्स। देखिए हमारे बिजनेस में बहुत सारी एसेट्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, फर्नीचर, मोटर कार, बिल्डिंग और भी XYZ बहुत सारी चीजें हैं, बट ये जो चीजें हैं ये गुड्स से अलग है। गुड्स तो हमने खरीदा ही बेचने के लिए है, बट बाकी जो एसेट्स हैं वो बिजनेस में यूज करने के लिए रखी हैं ताकि हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ा सकें। देखिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोटर वैन परचेज कर रखी है ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाए। ट्रांसपोर्टेशन जल्दी होगा, आसानी से होगा, तो क्या होगा? हमारी जो गुड्स की जो सेल है वो जल्दी होगी, ठीक है, हम अपने कस्टमर्स की डिमांड को जल्दी पूरा कर पाएंगे। इसी तरीके से फर्नीचर जो रखा हुआ है हमने अपने बिजनेस में, वो रखा हुआ है कस्टमर्स के रिलैक्सेशन के लिए, उनके सेटिस्फैक्शन के लिए, कि अगर वो वेट कर रहे हैं सेल्स के लिए, अपने प्रोडक्ट की परचेजिंग के लिए, तो वो आराम से वहां पर बैठ सके, उनको कंफर्ट महसूस हो सके। तो यहाँ फर्नीचर और जो मोटर वैन है ये गुड्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने इनको बेचा तो सेल्स वर्ड यूज नहीं करेंगे। सेल ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावा अगर कोई चीज बेचोगे तो उसके लिए सेल वर्ड यूज नहीं करोगे, उसके लिए उसका नाम यूज करोगे। जैसे इफ आइटम्स अदर देन गुड्स आर सोल्ड, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, गुड्स के अलावा आपने फर्नीचर बेचा, देन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज सेल, तो उसे आप सेल्स नहीं कह सकते। अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पर्पस से उसे सेल आप नहीं कर सकते। इट इज रेफर्ड बाय द नेम ऑफ द रेस्पेक्टिव आइटम, आपको उसके नाम से उसका नाम यूज करना पड़ेगा। जैसे इफ द मोबाइल फोन डीलर सेल्स फर्नीचर, मोबाइल फोन का डीलर जो है उसने अपना फर्नीचर बेच दिया। ध्यान दीजिएगा वो फर्नीचर का डीलर नहीं है, उसके पास अपना पुराना फर्नीचर था जिसको रिप्लेस करना चाहता है वो नए फर्नीचर से, तो पुराना फर्नीचर जो बेचा है उसे आप सेल्स वर्ड नहीं देंगे, उसे आप बोलेंगे फर्नीचर सोल्ड, ठीक है जी। बट हाँ, अगर कोई फर्नीचर का डीलर है, वो फर्नीचर बेचता है, तो आप उसके लिए सेल्स वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेलर है वो डील किस चीज में करता है, जिस चीज में डील करता है उसको बेचेगा तो सेल्स वर्ड यूज किया जाएगा, अदरवाइज सेल्स वर्ड किसी और चीज के लिए यूज नहीं किया जाएगा। तो जी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि सेल्स का मतलब क्या होता है, सेल्स कब इफेक्टिव होती है, सेल्स के लिए क्या क्या कंडीशंस जरूरी है, और कब किस चीज की सेल्स को हम सेल्स वर्ड से डिनोट नहीं करते। और बाकी एग्जाम्पल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे वही कि कंटेंट आप नोट कर लीजिएगा, जल्दी से जल्दी मैं आपका कंटेंट अपलोड कर दूँगा। ओके जी।